बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है मेरे पास, इनसाइड स्टोरी है, डिटेल में है, और ये सारी की सारी स्टोरी जो है ये उस मुलाकात पर मबनी है या उस ब्रीफिंग पर मबनी है जो कि आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ ने ब्रीफिंग दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, जो नेशनल असम्बली की एक कमेटी बनाई हुई है। उसमें बिलावल साहब भी थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, शाहिद खान अब्बासी भी थे, वो 70-80 के करीब लोग थे। तो एक दो लोग उनमें हमारे जानने वाले भी थे। तो फिर जो बातें मेरे तक पहुंची वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। बताया ये गया है कि जनाब आर्मी चीफ़ ने जो पहले दो जंगें हुई हैं जिसमें पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया है अफ़गान जंग के हवाले से, उस पर तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जो 1979 में हमने फ़ैसला किया कि हम अफ़गानिस्तान की जंग लड़ेंगे अमेरिका के कहने के ऊपर, वो फ़ैसला गलत था जिसके नतायज हम आज तक भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फ्रंट लाइन स्टेट बनने का हमने एक काम किया था वो भी कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था, उसके भी हम पर असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ साहब ने सारी सूरत हाल बताई अपोजिशन रहनुमाओं को, और उन्होंने ये कहा कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हो या शुमाली इत्तेहाद हो या हुकूमत हो वहाँ की, इन सब को हमने ही कायल किया और अमेरिका के साथ टेबल के ऊपर बैठाया था। और इसके बावजूद कि ये सारी कोशिशें जो हैं, इससे अफ़गान हुकूमत हमारी वाकिफ़ है कि हम वाकिफ़ है इस बात से कि हमने ये सारी कोशिशें करके सबको एक टेबल के ऊपर बिठाया। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जनाब अफ़गान हुकूमत इसके बावजूद शरारत कर रही है, उनका मतलब ये था, और हमारे ख़िलाफ़ बोल रही है, जबकि हमने वहाँ पर अमन कायम करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हमने से मुराद ज़ाहिर है पाकिस्तान ने किया किरदार अदा। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान के अफ़गान तालिबान हैं और TTP हैं, ये अंदरों इक्को ही नहीं, यानी ये एक ही हैं। ये खामखा जो है ना, ये तासुर दिया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ हैं, हालांकि वो अंदर से एक ही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ख़तरा है इस बात का, ज़राए कहते हैं कि आर्मी चीफ़ का कहना था कि हमें ख़तरा इस बात का है कि जनाब ये जो अफ़गान तालिबान हैं ये काबुल के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेंगे। और जहाँ तक अमरीकी अड्डों की बात है तो अमरीकी अड्डे जो हैं वो हम नहीं दे रहे। अलबत्ता अमरीका के साथ हमारा एक मुआहदा है एयर कॉरिडोर को इस्तेमाल करने का, तो वो इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आप सब दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने इस हवाले से बहुत पहले ये बात कही थी कि अमेरिका कोई अड्डे शड्डे इस तरह नहीं मांग रहा, क्योंकि अड्डे तो उसने कतर में भी ले लिए, उसने बहेरा अरब में भी जो है वो अपना खड़ा कर लिया है बहरी बेड़ा, और फिर उसके बाद उसने जो रूसी रियासतें हैं वहाँ पर भी, तुर्कमानिस्तान, वहाँ पर भी उसने अड्डे ले लिए हैं। उनको अड्डों की इतनी फ़िक्र नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे साथ एक मुआहदा हुआ था कि आप पाकिस्तान की एयर स्पेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जंगी मामलात के हवाले से, तो वो मुआहदा अब चूँकि सितंबर में ख़त्म हो रहा है तो उसको मज़ीद एक्सटेंड कर लिया जाए। असल मसला अमेरिका का ये है, अड्डे साथ अगर आ जाएँ तो अमेरिका को तराज़ कोई नहीं, मतलब है नाल चुंगे जड्डे भी आ जाने तो कोई गल नहीं, लेकिन वो बहरहाल ज़्यादा ज़ोर उनका इस बात के ऊपर है। तो अब वो मेरी बात इस तरह से काउंटर कन्फर्म हो रही है कि कल जो ब्रीफिंग हुई उसमें लोगों को ये बात बताई गई कि वो एयर कॉरिडोर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही बात है। अच्छा, अब सारी बात बताने के बाद जो है ना वो पूछा आर्मी चीफ़ ने कि अब आप लोग हमें रहनुमाई दें कि अब हम क्या करें और हमें किस तरह से अफ़गान पॉलिसी जो है उसको आगे लेकर चलना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि सब लीडर्स वहाँ पर थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे वहाँ पर, बिलावल साहब भी थे, शाहिद खान अब्बासी भी थे। जैसे मैंने बताया कि 70-80 करीब लोग थे, तो तकरीबन सब ने बात की, ख़ासतौर पर पार्लिमानी लीडर्स जो थे उन सब ने बात की है। तो असदुर्रहमान साहब भी थे, मौलाना असदुर्रहमान जो हैं वो भी थे। तो वो सारी गुफ्तगू का जो मैं अगर आपको अब क्रक्स बताऊँ जो मुझे बताया गया, तो ओवरऑल जो बात थी सारे अपोजिशन रहनुमाओं की, वो ये कहते थे कि उनका कहना था कि हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, ना हमें अफ़गान तालिबान की साइड लेनी चाहिए, ना हमें अफ़गान गवर्नमेंट की साइड लेनी चाहिए, ना हमें शुमाली इत्तेहाद की साइड लेनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। जो भी वहाँ पर हुकूमत में हो उसके साथ जैसे दूसरे ममालिक की हुकूमतों के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, हमें उसी तक महदूद रखना चाहिए। हमें अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
यही हमने पहले किया। 1979 में हमने ये किया। उसके बाद मुसलसल हमारी मुदाखलत रही, और फिर जो 2001 में वाक़या हुआ 9/11 वाला, उसके बाद भी हम मुदाखलत करते रहे। तो जिसके नताइज आप जैसे आप बता रहे हैं कि वो हमें भुगतने पड़े, तो वो दोबारा हमें भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक साइड पर रहें और जहाँ पर हम नज़र रखें सबके ऊपर कि क्या वो कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए और कोई उसमें मुदाखलत ऐसा नहीं करनी चाहिए। ये ही एक ओवरऑल पॉलिसी थी जो कि जो रहनुमा थे उन्होंने दी। अलबत्ता इसमें इस ब्रीफिंग के अंदर कश्मीर का इशू डिस्कस नहीं हुआ। इस ब्रीफिंग के अंदर इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी कोई बात नहीं हुई, और ना ही ये किसी ने इस मौजू को छेड़ा। अलबत्ता ये जो गुफ्तगू है, अब ये कहा यह जा रहा है कि जनाब इस हवाले से, ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो बातचीत है उसके लिए एक नया सेशन रखा जाएगा और उस सेशन में ये सारी बातें होंगी। बिलावल साहब ने जो है वहाँ पर एक बात की अपनी बात के दौरान, और उन्होंने कहा कि अली वज़ीर जो हैं MNA PTM के, उनको रहा कर देना चाहिए, क्योंकि बिलावल साहब का कहना ये था कि चूँकि वहाँ उनका एरिया जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है और वो शुमाली इलाका जात हैं, नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान है और इस तरह के एरियाज़ हैं, तो उनकी वहाँ पर बहुत फॉलोइंग है। अगर हम उनको इस तरह से, उनके मुंतखब नुमाइंदे को इस तरह से गिरफ़्तार करके रखेंगे तो इसका हम पर बुरा असर आएगा, और वहाँ के लोग जो हैं इस हवाले से काफ़ी जो है वो हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि फॉल आउट जो है वो अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो यहाँ पर नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, तो लिहाजा उनको रहा कर दिया जाए। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने फिर उसके ऊपर उनसे कहा, मतलब ये अब जो ज़राए बता रहे हैं, मैं इस बारे में आपसे जो बात बता रहा हूँ ये सारी ज़राए से है। और आर्मी चीफ साहब ने उनको बताया कि देखें, जो अली वज़ीर साहब का मामला है वो ये नहीं है कि हमने कोई उनको वैसे ही गिरफ़्तार किया है, वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सरगर्म रहते हैं, और जब आप रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सरगर्म होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि एक्शन होगा। तो उनको कई बार ये बात समझाने की कोशिश की गई कि वो इस तरह की हरकतें ना करें, लेकिन वो बाज नहीं आते। बहरहाल अब केस चूँकि ये है अदालतों में है, तो अदालतें जाने और अली वज़ीर जाने। तो ये वैसे मेरे ज़ाती ख्याल में बिलावल साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी तरफ से ज़ाहिर है कि कोशिश की होगी कि जनाब मामला कहीं तय हो जाएं और चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन आर्मी चीफ कैसे रहा कर सकते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आई बिलावल साहब की कि अगर अली वज़ीर गिरफ़्तार हैं तो फिर आर्मी चीफ उनको किस तरह से रहा कर सकते हैं? उस रहाई में उनका क्या किरदार हो सकता है? फ़ैसला अदालत ने करना है, तो लिहाजा इस तरह से मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कि आप लोग जो हैं इस बात से इत्तेफाक ना करते हों, वहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई बहुत ज़रूरी भी था तो फिर खाने की मेज़ के ऊपर, या जैसे वो साइड पे खड़े होकर दूसरे दोस्तों के साथ जितने भी पोजीशन के लोग थे वो इनके इर्द गिर्द थे, तो वहाँ पर बात हो सकती थी। मेन ब्रीफिंग में ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बाहर बिलावल साहब ने जो बात की वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा, अब ये मीटिंग जो है सारी की सारी को 7-8 घंटे पर मबनी थी, ये ब्रीफिंग जितनी थी। इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हुए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँची हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं आपको दूसरे दोस्त बताते रहेंगे, जहाँ जैसे जैसे सबको चीज़ें निकलती आएंगी वो बताते चले जाएंगे। इसमें जो बताया गया है वो ये है कि ब्रीफिंग के दौरान ये बात भी की गई कि जो वहाँ पर होगा मामला, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई होती है और अफ़गान तालिबान के दरमियान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान और शुमाली इत्तेहाद के दरमियान, तो उसका जो असर है वो पाकिस्तान में आएगा, और हमारे 5 से 7 लाख तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे, अफ़गानी रहायशी और शहरी जो हैं, और ये एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए मसला बनेगा। आपको मैं याद दिलाऊं कि 1979 में जब उस वक़्त के आर्मी चीफ और अज़ खुद सदर बने हुए जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने ये फ़ैसला किया था, तो उसके बाद 30 लाख पाकिस्तानी जो हैं अफ़गानी जो हैं, अफ़गानिस्तान के शहरी, वो पाकिस्तान में आ गए थे। और अब ज़ाहिर है 40 साल से ज़्यादा इस बात को गुजर चुके हैं और उनकी नस्लें जवान हो गई, उनके यहाँ पर बच्चे हो गए, यहाँ पर शादियाँ हो गई, तो वो अब उनको वापस भेजने का अमल शुरू हुआ है को 5-7 साल से, 8 साल से कि अब अमन हो गया वापस जाएं, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे। और वो ज़ाहिर है क्यों जाएंगे, वहाँ पर वो सहूलतें नहीं हैं जो पाकिस्तान की शहरी ज़िंदगी में अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पर सारे मामला जो हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी उनके लिए बहुत बेहतर हैं।
यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिए हुए हैं, यहाँ पे शहरियतें ले ली हुई हैं। तो वो मुसलसल हमारे लिए एक पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम है। अब जब ये एक नया मसला शुरू होगा और उसके बाद फिर एक 5-7 लाख का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो शहरी आ जाएंगे, और लेकिन ये कहा गया है कि जनाब उनको हम उन्हीं शुमाली इलाकों तक की महदूद रखेंगे, उनको हम इस तरफ नहीं आने देंगे। पर कोई इससे मत्थे से थोड़ी लिया है कि ये अफ़गानिस्तान का शहरी। वहाँ के जो लोग हैं हमारे शुमाली इलाका जात के और अफ़गानिस्तान के शहरियों की, उनकी ज़बान एक है, उनके रंग एक जैसे हैं, उनकी शक्लें एक जैसी हैं। वो मतलब आराम ना वैगना चल दी हैं, बसां चल दी हैं, वो तो भर के तो इधर वापस आ जाएंगे, तो आप क्या कर लेंगे। लिहाजा ये एक सीरियस मामला है जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है। बहरहाल इस सारी गुफ्तगू के बाद ज़ाहिर है कि खाने की बारी आ गई, तो खाने की टेबल पर बड़े हल्के फुल्के और बड़े यानी अंदाज में गुफ्तगू हुई। अब ज़रा ये बताते हैं कि खाने की दौरान या उस दौरान जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग थे वो आर्मी चीफ़ के इर्द गिर्द ज़्यादा थे। शहबाज शरीफ साहब थे, शाहिदा खान अब्बासी साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, मरीम औरंगज़ेब साहब अभी मौजूद थी। बहरहाल दूसरे लोग भी थे, मगर मुस्लिम लीग नून की मैं पर्टिकुलरली इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और स्टांस ज़ाहिर है उनका पब्लिकली इसी तरह का रहा है, ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब का। लेकिन ये जो टीम गई हुई थी, ये सारी की सारी टीम जो है ये वहाँ पर शहबाज शरीफ की सदारत में गई थी, उनकी क़यादत में गई थी। तो लिहाजा जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहना था वैसे ही होना था। अच्छा, वहाँ पर बड़ी हल्की फुल्की सी गुफ्तगू। ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, चूँकि दोनों जट बरादरी से हैं, और आपको पता है कि जट्टां दी और बट्टां दी नानी आपस में रल जाती, यानी जट जो हैं उनकी भी नानी एक निकल आती है और बट्टां की भी नानी किसी दूसरे बाटे या ख्वाजा या कश्मीरियों की नानी एक निकल आती होती है। तो वो कहा यह गया कि वो आर्मी चीफ साहब बाजवा साहब हैं और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो तारड़ यानी दोनों जट क्लैन से हैं। तो उनकी आपस में को फिर बुज़ुर्गों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई और फिर निकल आया कि मेरा फ़लाना रिश्तेदार सी तो फलाना था, मेरे वाला सब ये थे, मेरे वाला सब ये थे, दादा वहाँ से आए थे। तो फिर वो एक किस्म की अजीज़दारी टाइप गुफ्तगू शुरू हो गई कि अच्छा फ़लाँ के बेटे हैं, आप फ़लाँ से ये हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। इस दौरान जो है राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले आए और राना सनाउल्लाह साहब को का तारफ़ करवाया गया कि ये राना सनाउल्लाह साहब हैं। तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि यार मेरी बीवी भी राजपूत है, तो मतलब है कि हम तो वैसे ही ज़ाहिर है कि राना साहब जो हैं या राजपूत जो हैं वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हंसते खेलते ये बात हो रही, बड़े लाइट मूड के अंदर। तो उस वक़्त जो है वो राना सनाउल्लाह को देखकर आर्मी चीफ़ ने ये भी कहा कि राना साहब आपकी सेहत माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। और जिस पर किसी साहब ने, अब वो साहब का नाम मुझे मालूम नहीं और ना ही मेरे ज़राए ने मुझे वो नाम बताएं, इसलिए मैं किसी पे डाल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी कि राना साहब ने जेल कटी है ना जी, ऐसे करके सेहत चंगी हो गई। तो राना सनाउल्लाह, ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह वो कहाँ बाज आते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि जेल कट्टन नाल सेहत चंगी होंदी है तो सर दूजे पासे भी ध्यान करो। उनका मतलब था पीटीए की तरफ भी ध्यान करे, उनकी सेहतें काफ़ी ख़राब हो रही हैं। तो जिस पर एक कहका लगा तो जो है वो बात जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई और सारे खिलखिला के हंस रहे थे। इस दौरान मरीम औरंगज़ेब साहबा का भी तारुफ करवाया गया जो कि था बाकायदा तौर पे मुतारफ़ कराया गया कि ये मरीम औरंगज़ेब साहब हैं। और मुतारफ़ करवाने वाले ने कहा कि ये पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सख्त मौक़िफ़ रखती हैं और बड़ा ज़्यादा बोलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब अगेन उस गुफ्तगू में आए और उन्होंने कहा कि ये चूँकि औरत है और औरत को पकड़ना मर्द को पकड़ने, ये गिरफ़्तार करने की निस्बत ज़रा मुश्किल होता है, निस्बतन मुश्किल होता है। इसलिए हम जो बातें हम नहीं कह सकते वो उसी मरीम तो पास ने इधे मुँह कवा देने सारी गल्ला। तो ये एक गुफ्तगू जो है, यानी ये एक लंबी चौड़ी जो ब्रीफिंग हुई, उसके बाद ये जो गुफ्तगू थी ये बड़ी लाइटर मूड में होती रही और वहाँ पर एक ये तासुर जो है वो बड़ा ज़ायल हुआ कि जनाब अपोजिशन के बारे में आर्मी चीफ़ के जो मामला रवैया है वो सख्त है। हालांकि ऐसी बात कल देखने में नहीं आई, ज़राए ने यही बताया, और अपोजिशन की तरफ से भी कोई ऐसी बात देखने में नहीं आई कि ये साहब जो हैं ये जो सिलेक्टर हैं, ठीक है, जिस तरह की बात की थी। लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक बात बताऊं, देखिए ये इसमें सबसे अहम बात जो मेरी नज़र में है वो दो हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने माजी के फ़ैसलों को रद्द कर रही है
और वो ये कह रही है कि हमने पहले गलत फैसले किए, ठीक है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को ये सारा कुछ भुगतना पड़ा। यानी 1979 में जनरल ज़िया-उल हक साहब जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह थे, और 2001 में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह थे। तो ये दोनों जंगों में जो फैसले किए गए उस पर आज कहा जा रहा है कि वो हमारे फैसले गलत थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पहले से थोड़ा सा कुछ सीखने के मूड में लगती है कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि अपोजिशन रहनुमाओं ने ये कहा कि जनाब हमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी चाहिए किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर। अफ़गानिस्तान के हवाले से चूँकि बात हो रही थी, तो अगर यही पॉलिसी पहले अडॉप्ट कर ली जाती, जो कि तमाम सियासी जमातें जो उस वक़्त भी थीं 1979 में जितनी भी अवेलेबल थी, पीपल्स पार्टी तो बहुत बुरे हालात में थी लेकिन तब भी उनके मौक़िफ़ आए थे, ANP थी उस वक़्त और जमातें थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप इसमें काम में मुदाखलत ना करें। तब अगर बात मान ली जाती तो आज ये जो 40 साल पाकिस्तान की अवाम ने भुगता है वो ना भुगता होता, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी अगर मान ली जाती तो ना भुगता होता। लेकिन अब आके चलें देर आए दुरुस्त आए, अगर अब ही बात मान ली जाए कि उन्होंने लड़न दो, जो जीते वही सिकंदर, जो हुकूमत में होगा हम उसके साथ उसी तरह से चलेंगे जैसे हम मतलब है कि ईरान के साथ चलते हैं, जैसे हम UAE के साथ चलते हैं, सानू की लोड़ है अगले दे घर जाके उन्होंने अग बुझाण दी। ये मेरा ख्याल है कि पॉलिसी जो है ये बेहतरीन पॉलिसी है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट इस पर अमल कर ले तो फिर उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अच्छे हालात पैदा हो सकते हैं और हम तक वो आग की चिंगारियां हम तक नहीं आएंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जो कुछ वहाँ पर होगा उसके असरात यहाँ पर भी ज़रूर आएंगे। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।